Hello students, in our previous topic we discussed about the colligative property, relative layering in vapor pressure, elevation in boiling point temperature, depression in freezing point and their related numericals. And today we will discuss about the osmosis, which is the fourth colligative property, and we also discuss about the Wethoff factor. इसी के साथ देखो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर जो स्टार्ट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको देखो ऑस्मोसिस का पता होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, देखो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस है क्या, ठीक है। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, देखो इट इज द मूवमेंट of pure solvent या solvent particle, pure solvent from lower concentration to higher concentration, और हम ये भी कह सकते हैं टू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बोला मैंने, और सॉल्वेंट और फ्रॉम सॉल्वेंट ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो, और फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। जो सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, देखो या सॉल्वेंट पार्टिकल्स लिख सकते हैं आप, देखो प्योर सॉल्वेंट की जगह सिंपल क्या लिख सकते हैं आप, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है। जो भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे उनकी मूवमेंट होगी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। क्या लिखेंगे हम, देखो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, देखो ऐसी सेल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जस्ट लाइक ए सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स है वो तो पास हो जाते हैं, बट जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यदि हम बीच में लगा देते हैं तो उसमें से क्या होगा, देखो सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल ही स्मॉल साइज पार्टिकल होगा सॉल्वेंट, वो क्या होंगे, देखो वो मूव कर जाते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट से ही सॉल्यूशन में। और दूसरी एक और चीज आती है, देखो यहाँ पे सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, और सॉल्यूशन में क्या होती है, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो हमारे पास जो सॉल्वेंट है हमारे पास, देखो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मतलब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हम हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने पजल नहीं होना है, एक डेफिनेशन ये याद कर लेनी है, ठीक है। इसका ही मैं कंपैरिजन देखो आपको डिफरेंस बताऊं डिफ्यूजन के साथ, ठीक है। डिफ्यूजन में क्या होता है, ना ही हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को यूज करते हैं, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होती है उसमें, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जो डिफ्यूजन है हमारे पास, डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो बोथ मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। एक और चीज है, देखो ये तो फर्स्ट है, मतलब डिफ्यूजन में क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट पार्टिकल, है ना, सॉल्यूट भी मूव करेगा, सॉल्वेंट जो है वो भी मूव करेगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो होगी नहीं, तो दोनों की इंटरमिक्सिंग होगी, ठीक है। तो वो क्या आ जाता है, देखो डिफ्यूजन आ जाती है। डिफ्यूजन में हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को यूज नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी। और दूसरी एक और चीज है, देखो डिफ्यूजन गैस, लिक्विड और सॉलिड, गैस, लिक्विड सॉलिड जो भी है उन केसेस में होती है, बट जो हमारे पास ऑस्मोसिस होगी ऑन लिक्विड सॉल्यूशन, ओनली फॉर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होती है, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में देखो
आपने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा हुआ था, जिसमें क्या है, दो गैसेस की इंटरमिक्सिंग हो जाती है आपस में, एक गैस दूसरी गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है और दूसरी गैस जो वो दूसरी साइड को, है ना, ऐसे ही इंटरमिक्सिंग हो जाती है, उस चीज को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखो ऑस्मोसिस से ही हमारे पास देखो एक ऑस्मोटिक प्रेशर आता है, ठीक है, क्या आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, इसके लिए देखो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा आपको यहाँ पे, जिस डायग्राम के थ्रू इजी हो जाएगा। देखो हाँ, एक और ऑस्मोसिस का मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं। देखो ऑस्मोसिस क्या होती है, चने को हम भिगोने डालते हैं, ठीक है, पानी में डाल दिया भिगोने के लिए, तो 2-4 घंटे बाद यदि आप देखेंगे चना क्या कर जाएगा, देखो स्वेल कर जाएगा, ठीक है, चना जो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो चने की जो बाहर की परत होती है वो मेम्ब्रेन का काम करती है, उसमें से जो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, उसी चने की बाहर वाली परत जो मेम्ब्रेन होती है उधर से अंदर चले आते हैं और चना स्वेल कर जाता है, ठीक है। वही प्रोसेस क्या है हमारे पास, ऑस्मोसिस, क्या होती है ये, ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। देखो ऐसे करके हमारे पास एक फ्लास्क है, एक जार सा है, इसके बीचों बीच हमने दो पार्ट में कर दिया। देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन लगाई हुई है, क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या आ जाती है हमारे पास, देखो सेल मेम्ब्रेन जो है ऐसे करके आ जाती है, मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो ही आ जाती है, ठीक है। यहां पे देखो ये ऐसे करके हमारे पास ये बिल्कुल ही क्लोज कर दिया और यहां से दिस, ठीक है। इस साइड क्या है आपके पास, देखो सॉल्वेंट, इस साइड है सॉल्वेंट, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, और ये क्या आ जाता है, देखो हमारे पास यहां पे सॉल्यूशन, क्या आ जाता है, ये सॉल्यूशन जो ही आ जाता है, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन क्या है, कम है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां पे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या होती है, सॉल्यूट की ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, देखो सॉल्यूट में यहां पे तो मूवमेंट ऑफ, देखो सॉल्वेंट पार्टिकल, यदि हम यहां से वाटर को H2O को, देखो वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया है हमने, ठीक है, वाटर को यदि हम यहां से पास कर रहे हैं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, देखो कि यहां से जो सॉल्वेंट पार्टिकल है ये यहां से यहां को पास कर जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स की क्या हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है, ये ऐसे करके मूव करेंगे। अब देखो जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस साइड को आएंगे ऐसे करके, ठीक है, तो यहां से वाटर लेवल, इसका सॉल्यूशन का लेवल क्या हो जाएगा, ये ऊपर को चढ़ने लगेगा ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे जितना स्पेस होगा वो तो फिलअप हो जाएगा सॉल्वेंट पार्टिकल से, ठीक है, और कुछ जो ये सॉल्यूशन है ये यहां से ओवरफ्लो होने लगेगा, ठीक है, ऊपर जाने लगेगा। इसी चीज को क्या बोला हमने, देखो ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो पास कर रहे हैं, देखो मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन किसकी है, यहाँ पे सॉल्यूट की, ठीक है। यदि हम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं तो सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो हम ऑस्मोसिस, लग गया पता, मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो यहां से यहां को पास कर रहे हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट पार्टिकल देखो यहाँ पे यदि बड़े पार्टिकल्स होंगे भी तो वो यहां से यहां को पास नहीं करेंगे, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है कि जिसमें से क्या होगा, देखो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, जो छोटे से छोटा पार्टिकल्स है वो पास करेगा, सॉल्यूट पार्टिकल जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमने देखो ये ऑस्मोसिस, ये इसको क्या बोला हमने, ऑस्मोसिस। अब क्या किया, देखो यहां पे एक पिस्टन लगा दिया, क्या लगा दिया, ये एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, एक पिस्टन लगा दिया हमने ऐसे करके, ठीक है। इस पिस्टन में हम ये चाहते हैं कि यहां से ये देखो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे और ये ओवरफ्लो ना हो जाए,
ठीक है। इसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक पिस्टन जो फिट कर दिया, और पिस्टन में हमने क्या कर दिया, देखो एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया। क्या लगा दिया हमने, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब जब हमने एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहां पे लगाया थ्रू पिस्टन, क्या होगा, देखो पिस्टन से हमने यहाँ पे ये पिस्टन लगा दिया, ऊपर से थोड़ा बहुत प्रेशर लगा दिया। इस प्रेशर लगाने से क्या हुआ, देखो कि जो सॉल्वेंट यहां से यहां को पास हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे, अब रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं होगी ऊपर जाने के लिए। अब यहां से देखो, ठीक है, तो हमारे पास ऑस्मोसिस क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ऑस्मोसिस क्या हो गई, स्टॉप हो गई, ठीक है। तो जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो हमने पिस्टन के थ्रू यहां पे लगाया हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे उसको हम, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो यहां पे आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, देखो इट इज द एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, external hydrostatic pressure which is applied to stop the osmosis, ठीक है। ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा यहां पे, उसको ही क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। इट इज डिनोटेड एज किससे डिनोट करेंगे, देखो हम पाई, ये है ना, पाई करके इससे डिनोट कर देते हैं, देखो हम इसको ऑस्मोटिक प्रेशर। लग गया पता इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। नेक्स्ट है, देखो कभी कभी क्या होता है, देखो हमारे पास यहां पे रिवर्स ऑस्मोसिस आती है, ठीक है। क्या चीज आती है, देखो रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ये भी आपने इसी डायग्राम के थ्रू समझनी है। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो क्या होती है। अब कभी कभी क्या होता है, देखो कि यदि हम यहां से जो हम एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये जो यहां से प्रेशर लग रहा है, देखो जितना हम एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा रहे हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लग गया, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन क्या चेंज आएगी, देखो तो देन क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होंगे हमारे पास वो मूव करेंगे। देखो यहां से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, मैंने मैं ब्लैक करके, देखो ये ब्लैक वाले हमारे पास, ये जो ब्लैक कलर के हैं ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, देखो यहां से हम प्रेशर लगाएंगे ना, जो सॉल्वेंट पार्टिकल है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही रिवर्स बैक जाएंगे। कहां से कहां को, देखो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी चीज को क्या बोलेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हुआ, देखो मैंने क्या बोला, इफ आपने डेफिनेशन लिखनी है, देखो तो क्या जाता है, देखो इफ एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर is greater than osmotic pressure, then movement of solvent particles becomes reverse। क्या हो जाती है, देखो रिवर्स हो जाती है, दैट इज
फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू from higher concentration to lower concentration। ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ, देखो रिवर्स ऑस्मोसिस हुई है, दोबारा से उल्टी। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बट कंडीशन क्या लगी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया हुआ है, यदि वो एक्सटर्नल प्रेशर देखो ये ज्यादा लग गया एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा, देखो यहां से सॉल्वेंट जो वो दोबारा से मूव करेंगे। ठीक है, आपने एक चीज याद रखनी है, देखो जो रिवर्स ऑस्मोसिस होती है हमारे पास यहाँ पे, ये डीसैलिनेशन जो है, सलाइन वाटर जो होता है हमारे पास, देखो मतलब जो खारा पानी होता है समुद्र का, ठीक है, सी का जो मतलब सॉल्टी वाटर होगा, उसको प्यूरिफाई करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, देखो सेम सिस्टम, यहां पे क्या करेंगे, देखो हम यहां पे क्या है ये, आप देखो इसको सॉल्यूशन मत लो, यहां पे क्या ले लो, ये क्या है हमारे पास सॉल्टी वाटर है। कौन सा वाटर है, सॉल्टी वाटर, मतलब सी वाटर है ये। ठीक है, उसमें काफी ज्यादा नमक है। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, वाटर है, ये सॉल्वेंट है, यहाँ पे वाटर आ जाता है। ठीक है, अभी हम यहाँ से वाटर नहीं एंटर कर रहे हैं। ठीक है, यहां से मैंने क्या कर दिया, देखो वाटर के लिए एक नलका लगा दिया ऐसे करके। ठीक है, H2O पानी जो होगा इसके लिए एक नलका लगा दिया ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जब हम यहां से पिस्टन प्रेशर अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे हमने क्या लिया, देखो ये हमने सॉल्टी वाटर लिया हुआ है, सी वाटर लिया हुआ है। जब हम इसको यहां से प्रेशराइज करेंगे तो जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास सॉल्वेंट, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यहां से इस साइड को पास करेंगे, देखो थ्रू यहां से यहां को पास करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या आएगा हमारे पास, फिर प्योर वाटर आ जाएगा, ये वाटर हमारे पास यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, देखो डीसैलिनेशन। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारे पास, डीसैलिनेशन इज द रिवर्स ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको जो क्वेश्चन आता है ऐसे करके, देखो इसको नोट कर लेना है। ठीक है, समझ लेना ढंग से, इजी है ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, देखो आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो कैसे आता है, देखो, और कंपटीशन लेवल और बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं इसके, वो कैसे आते हैं। ठीक है, इसको देखो, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो आता है यहां पे क्या आता है, देखो प्रूव दैट osmotic pressure is a colligative property, ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, देखो इसका जो सॉल्यूशन करना है आपने, देखो वो क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का पहले एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपने यहां पे क्या लिखना है, देखो अकॉर्डिंग टू Weyl-Wenthoff लॉ। Weyl-Wenthoff लॉ ने क्या बोला था, देखो कि ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन C। ठीक है, मतलब C क्या है हमारे पास, देखो C इज द कंसंट्रेशन, ये C क्या आ जाती है हमारे पास, देखो कंसंट्रेशन, जनरली हम मोलरिटी में लेते हैं इसमें, ये इस कंसंट्रेशन को। ठीक है, पाई, और दूसरा क्या लिखना है, देखो आपने अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वेंटॉफ लॉ। ठीक है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है फिर, T। इसने बोला कि जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन 1 आ गई, ये क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया हमने, देखो कंबाइन कर दिया, कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस या दीज टू लॉज। ठीक है, वी गेट क्या जाता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ct। ठीक है, पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, ct के आ गया। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू क्या जाता है, देखो CRT, क्या जाता है, देखो हमारे पास पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर R इज गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम, गैस कांस्टेंट। ठीक है, और सॉल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी R की वैल्यू देखो डिफरेंट होती है न्यूमेरिकल्स में, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर इनवर्स ऐसे करके आ जाती है। ठीक है, इसके यूनिट्स देख लेने आपने, ये R की वैल्यू ये दी हुई होती है, और R की वैल्यू 8.314 दी होती है। ठीक है, वो गैसेस के केस में होती है, और यहाँ पे सॉल्यूशन है लिक्विड के केस में हमारे पास मैक्सिमम 0.0821 ही लेते हैं। ठीक है, ये R आ गया हमारे पास कांस्टेंट। अब देखो पाई जो है वो किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, ऐसे करके आप करेंगे, देखो पाई इज इक्वल टू सी, जो कंसंट्रेशन मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई थी, देखो इसको सी कंसंट्रेशन को या जैसे थोड़ा सा ऐसे करके करते हैं, देखो पाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, CRT, वेयर सी जो है वो कंसंट्रेशन है हमारे पास। कंसंट्रेशन क्या होती है, देखो NV डिवाइडेड बाई V। NV क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या जाता है, देखो हमारे पास वॉल्यूम क्या लिया मैंने, V। यदि आप इस वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं, देखो C NV डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है, ये इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई V। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, देखो पाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, देखो जो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू CRT आ गया ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, B क्या है हमारे पास, सॉल्यूट पार्टिकल है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, हेंस ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कभी कभी आपको देखो वही क्वेश्चन आ जाता है, डिटरमिन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, देखो इसको डिटरमिन द मोलर मास। अब हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है, देखो पाई इज इक्वल टू NV की वैल्यू क्या आ जाती है, देखो NV इज इक्वल टू क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट WV डिवाइडेड बाई NB। ठीक है, WV क्या आ गया, वेट ऑफ द सॉल्यूट, और MB क्या आ गया हमारे पास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पाई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, देखो WV इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई MB इंटू V आ जाता है। ठीक है, तो MB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, WV इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है, देखो हमारे पास पाई इंटू V। ठीक है, दिस इज द मोलर मास। और आपने जो ऑस्मोटिक प्रेशर का ये एक चीज को याद रखेंगे ना, तो MB की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप यहां तक भी लिख सकते हैं, यहां तक ही। ठीक है, और इसके बाद देखो मैंने ये दो पार्ट मैंने इकट्ठे बता दिए। यहां से आपको एक और क्वेश्चन आता है, डिटरमिन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपने यहां से लिखना है एज वी नो पाई इज इक्वल टू CRT, और इससे नीचे MB की वैल्यू ये ऐसे करके फाइंड आउट कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये आपने नोट कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद आ जाते हैं, देखो हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या आते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो वो क्या होते हैं, आइसो मतलब सेम,
टॉनिक मतलब प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखो हमारे पास आर दो सॉल्यूशन क्या होंगे, देखो two solution are called isotonic if they have same osmotic pressure, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो are those solutions मतलब two solutions है ना, तो करके लिख रहा हूं मैं, are those solutions which have same osmotic pressure, which have same osmotic pressure, और हम बोल सकते हैं देखो सेम कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी, सेम मोलर कंसंट्रेशन कर दो, ठीक है, सेम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो उन सॉल्यूशनों को क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ये सॉल्यूशन है, एक दूसरा सॉल्यूशन ये है, ठीक है। इसका और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या है, सेम है, तो दीज सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक विद ईच अदर, ठीक है। आइसोटोनिक मतलब क्या हुआ है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। यदि इन दोनों का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होंगे, मतलब कंसंट्रेशन भी इन दोनों सॉल्यूशन की सेम होगी, तो दीज आर द आइसोटोनिक, क्या है, देखो आइसोटोनिक नेचर में है ये, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, देखो हाँ एक एग्जांपल है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, कौन सा एग्जांपल है, जैसे हमारे पास 0.91% जो है वो सलेन वाटर जो होता है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल क्या यहां पे लिख लो, देखो 0.91% ऑफ सलेन वाटर, ठीक है। सलाइन वाटर क्या होता है, NaCl प्लस वाटर है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऐसे करके लिख सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। मतलब पानी में हमने नमक डाल दिया तो वो क्या बन गया, सलाइन वाटर, वो कितना दिया 0.91%। सलाइन वाटर इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होती है उनके साथ जो 0.9% हमारे पास सलाइन वाटर होता है वो आइसोटोनिक नेचर में होता है, ठीक है। तो ये आइसोटोनिक आ जाता है। अब देखो यहाँ पे आइसोटोनिक में अब यदि दो सॉल्यूशन है, देखो अब इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें ज्यादा है और इसमें क्या है, कम है, ठीक है। ये 1 है, ये क्या है 2 है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ गया हमारे पास, कम आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है तो ये क्या बना हमारे पास, हाइपरटोनिक, ये जिसमें ग्रेटर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपरटोनिक, क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। और जिसमें लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटोनिक, क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, ठीक है। ये आ जाती है हमारे पास, ठीक है ना। और ह्यूमन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी ऑस्मोसिस का बहुत ज्यादा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये हमारे पास आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, वो इसी कारण होता है, ठीक है। कभी देखो ये नमक, मतलब नमक यदि बॉडी में ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर वालों को, नमक कम खाओ, ठीक है। और जिनका ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं डॉक्टर,
कि जो इसको जो सेलेन वाटर है इसकी कंसंट्रेशन को और इंक्रीज करो, थोड़ा सा नमक खाओ, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारे पास देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक कौन सा हुआ देखो, जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, हाइपोटोनिक जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे देखो, 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contains 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मतलब क्या है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मतलब एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन है जिसमें पानी और प्रोटीन, ठीक है, दोनों को मिक्सअप करके रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से 1.26 ग्राम जो है वो हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर देखो ऑलरेडी देके रखा है एट 300 केल्विन टेम्परेचर फाउंड टू बी 2.7 into 10⁻³ बार, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का मोलर मास हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका कैसे करेंगे, एज वी नो हमारे पास देखो, एज वी नो पाई इज इक्वल टू, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल आता है, मैंने लास्ट में बताया था WB into R into T डिवाइडेड बाई MB into V, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। WB क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट, जिस चीज को हम डाल रहे हैं प्रोटीन का सॉल्यूशन है, ठीक है। R क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, R की वैल्यू आपको मैंने बताई हुई थी कितनी लेनी है, 0.821, ठीक है। और T क्या आ जाता है हमारे पास, टेम्परेचर, यहाँ पे चलो सीरियल वाइज करते हैं, देखो WB क्या आ जाता है हमारे पास 1.26 ग्राम, ठीक है। और R जो आ जाता है देखो हमारे पास 0.0821, ठीक है। और T जो है वो 300 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। MB हमने ये फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। V वॉल्यूम देखो 200 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। हमने इसको मिलीलीटर में लेना है, तो इसको यहाँ पे ही हम ऊपर जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई इज इक्वल टू क्या जाता है देखो, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर ये ऑलरेडी देके रखा है 2.7 into 10⁻³ ठीक है, बार में देके रखा है। तो यदि हम देखो इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2.7 into 10⁻³ इज इक्वल टू WB क्या आ जाता है हमारे पास देखो 1.26 into R क्या आ जाता है 0.0821 ठीक है, इंटू या 83 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इंटू क्या आ जाता है 300, ठीक है, डिवाइडेड बाई MB, ठीक है, और इंटू 200, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा हमको, मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास देखो, इसका ये MB को अब इस साइड ले आइए, देखो MB आपके पास यहाँ पे आ गया तो क्या आ जाएगा 1.26 into 0.821 into 300 into 1000 डिवाइडेड बाई 2.7 into 10⁻, सॉरी ये 3 into क्या आ जाता है देखो 200, ठीक है। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास देखो क्या आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है MB की। तो आप ऐसे सॉल्यूशन के ही देखो ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल है, आप ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतनी ज्यादा इजीनेस रहेगी और उतने ज्यादा आपको मतलब आएंगे ये न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है देखो हमारे पास लास्ट टॉपिक है इसका सॉल्यूशन का, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है देखो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास, अब देखो हमने जितना भी मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, देखो सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी आ रही थी हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास आ रही थी। मतलब देखो मैं यहां पे लिखूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज, ठीक है,
वो क्या आ रही थी देखो हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलर मास जो है उसके प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही थी। ठीक है, और हम जो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे थे उसमें थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आ रही थी। ठीक है, हम ये वो अब देखो ये एबनॉर्मल क्यों आ रहा था, मतलब जो मोलर मास है वो क्या आ रहा था देखो, जो कैलकुलेटेड था वो अलग था। ठीक है, और नॉर्मल जो मोलर मास था वो अलग आ रहा था, तो उसमें एबनॉर्मेलिटी आ रही थी मोलर मास में। तो जो वो एबनॉर्मेलिटी आ रही थी मोलर मास में वो किस वजह से आ रही थी देखो, मैंने क्या बोला था देखो कि ये देखो वाटर ले लिया हमने। ठीक है, वाटर में हमने क्या किया, नमक डाल दिया NaCl। ठीक है, NaCl के मॉलिक्यूल डाल दिए, ऐसे ऐसे मैंने बता दिए थे आपको कि ये मॉलिक्यूल्स डाले। ठीक है, मैंने पूरा ये एक्सप्लेन ही नहीं किया था कि जो NaCl हमने ये डाले हैं, NaCl के मॉलिक्यूल देखो यहां पे जो ये NaCl के मॉलिक्यूल डाले हैं, ठीक है, इनकी एसोसिएशन भी हो रही है या डिसोसिएशन हो रही है। ठीक है, ये चीज हमने एक्सप्लेन ही नहीं की हुई थी। एक्चुअल में क्या होता है देखो, कई जो सॉल्यूट होते हैं उनमें तो ना ही उनकी एसोसिएशन होगी ना ही डिसोसिएशन होती है, वो ऐसे ही डिसॉल्व कर जाते हैं किसमें, जो सॉल्वेंट होता है। बट कोई कुछ एक सॉल्वेंट जो होते हैं, कुछ एक सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, आप देखो NaCl है हमारे पास, आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक सॉलिड है। जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है देखो, NaCl किसमें टूट जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। यहाँ पे ये 1 मोल में था और यहाँ पे कितने मोल हो गए, 1 मोल NaCl का हुआ, 1 मोल क्या हुआ, Cl नेगेटिव का। ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास था, टोटल जो मॉलिक्यूलर मास था NaCl का, वो क्या होना चाहिए था देखो, 2 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए था, ये आधा आधा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहां पे एबनॉर्मलिटी आ रही थी ड्यू टू किसकी वजह से, डिसोसिएशन की वजह से। ठीक है, वैसे ही यदि हम देखो एसिटिक एसिड, ये बेंजीन में, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट लिया हमने। ठीक है, बेंजीन में हमने क्या कर दिया देखो, CH3COOH को इसको डाल दिया, एसिटिक एसिड को। तो जब हम एसिटिक एसिड को डालते हैं, यहां से हमने देखो 2 मॉलिक्यूल डाले CH3COH के, जब हम बेंजीन में डालेंगे तो CH3COH मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, यहां पे की एसोसिएशन हो जाती है, कैसे होती है देखो, CH3C डबल बॉन्ड O और ये H होता है, यहां से भी CH3 का दूसरा मॉलिक्यूल होगा देखो हमारे पास C, ये O और ये H, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहां जैसे। ठीक है, इसको जरा थोड़ा ऐसे करके करो, ये क्या जाता है देखो, CH3C, यहां पे क्या जाएगा देखो, O और ये H। ठीक है, OH, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, यहां पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड O और ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये देखो 2 मॉलिक्यूल जो वो एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, हम इनमें मतलब यहां पे जब इसकी एसोसिएशन होगी तो ये क्या बनेगा, CH3COOH और ये ट्वाइस। ठीक है, यहां पे मॉलिक्यूलर मास देखो डबल नहीं होगा, यहां पे हम एक ही मॉलिक्यूल का लेंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूलर का मास, अब यहां पे मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे थे, वो डबल नहीं आ रहा था, मतलब ये अलग आ रहा था, ये अलग आ रहा था हमारे पास। ठीक है, तो क्या आ रही थी, इसकी एबनॉर्मेलिटी आ रही थी, इसी को क्या बोला हमने, एबनॉर्मल मोलर मास। तो आपने सिंपल देखो ये याद रखना है कि जो एबनॉर्मल मोलर मास जो आ रहा था हमारे पास, वो किस वजह से आ रहा था, ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, उनकी वजह से मॉलिक्यूलर मास में एबनॉर्मेलिटी आ रही। इसी फैक्टर को खत्म करने के लिए वेंट हॉफ ने काम किया देखो, जिसमें हमारे पास देखो वेंट हॉफ फैक्टर आता है आगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, तो जो आगे क्या आ जाता है देखो हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास में, ये तो आपको समझ आ गया होगा। देखो इसमें ही हमारे पास क्या होता है देखो, वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, और वेंट हॉफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से, ऐसे करके। ठीक है,
इसकी आपने डेफिनेशन क्या देनी है, देखो इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे करके, ठीक है। देखो I इज इक्वल टू क्या करते हैं आप, देखो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और I इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाता है, देखो नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, देखो हमारे पास ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये दो मतलब आप किसी एक को ही याद रखो, ठीक है। ये वेट ऑफ वेक्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेट ऑफ वेक्टर का, बोर्ड एग्जाम से भी और कंपटीशन लेवल से भी, ठीक है। यहां से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आ गया, यहां से आपने देखो 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इफ I इज इक्वल टू 1, ठीक है, I की वैल्यू 1 होगी, देन याद रखना, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछते हैं, देन सॉल्यूट बिहेव नॉर्मल इन सॉल्यूशन, ठीक है। ना ही सॉल्यूट की एसोसिएशन होगी ना ही डिसोसिएशन होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाता है, देखो इफ I इज ग्रेटर देन 1 देन solute undergoes dissociation, solute की क्या होती है, डिसोसिएशन होती है। थर्ड पॉइंट है, देखो ये थर्ड पॉइंट आ जाता है, इफ I इज लेस देन 1 देन solute undergoes एसोसिएशन, सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। ये 3 पॉइंट आपने पक्का याद कर लेने हैं, ठीक है। तो इसी देखो वेट ऑफ वेक्टर के थ्रू ही हमारे पास जो सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो चेंज हो गई, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, देखो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसने कैसे सुधार किया, देखो हम सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेट ऑफ वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास रिलेटिव लॉयरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, देखो हम I इंटू XV, I क्या आ गया हमारे पास, वेट ऑफ वेक्टर, ठीक है। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, देखो डेल्टा TV इज इक्वल टू IKVM, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM, ठीक है, मोलैलिटी। और फोर्थ अभी की हमने देखो पाई इज इक्वल टू ICRT, ठीक है। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। I से मतलब वेट ऑफ वेक्टर से मल्टीप्लाई करके सारे का सारा ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास एब्नॉर्मल मोलर मास की, वो क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, वो करेक्ट हो गई, ठीक है। तो उसके बाद देखो एक रिलेशन आता है, देखो रिलेशन आपने करना है यहाँ पे, इसके आगे ही मैं देखो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई, ठीक है, अल्फा एंड आई। अल्फा क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगी या तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है, देखो
इसमें आपने करना है, देखो फर्स्ट रिलेशन है यहां पे, फर्स्ट है देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, ठीक है। ये रिलेशन आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में पूछ लेते हैं इसको। सेकंड है देखो हमारे पास इन केस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, आई माइनस वन डिवाइडेड बाई वन बाई एन माइनस वन, ऐसे करके, ठीक है। ये दो रिलेशन है देखो, ये दोनों ही आपने करने हैं और ये याद रखने हैं। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सॉल्यूशन। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर कमेंट करें। मैं आपकी कमेंट्स को पढ़ूंगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा। थैंक यू।